नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका संविधान की यात्रा में। संविधान की यात्रा के तहत हम संविधान के बारे में जानकारी ले रहे थे। इसमें हमने पिछली क्लास तक आर्टिकल 100 तक पढ़ लिया था, आर्टिकल 111 तक पढ़ लिया था। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आर्टिकल 101 में क्या है, जो सीटों की रिक्त कैसे होंगी, वैकेंट ऑफ सीट, वैकेशन ऑफ सीट रिक्त कैसे होंगी। जैसे ड्यूल मेंबरशिप होगी, कैसे हो सकती है ड्यूल मेंबरशिप हो, या फिर एमपीए वही एमएलए बन जाए, या फिर 2 सीटों से लड़े, या फिर 60 दिन तक अनुपस्थित रहे, या इस्तीफा दे दे। ऐसे करके कुछ हमने 7-8 कारण से देखे थे कि सीट रिक्त कैसे होंगी। फिर आर्टिकल 102 देखा था। 102 में डिस्क्वालिफिकेशन देखी थी, अयोग्यता देखी थी। अयोग्यता में कितने प्रकार की देखी थी कि संविधान में वर्णित है वो अयोग्यता, और संविधान के अलावा जो एक्ट्स में वर्णित है। एक्ट में कौन कौन सी थी? 1951 जो है आरपी एक्ट 1951, और जो दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन वाला जो एक्ट है उसमें देख। तो संविधान में वर्णित कौन कौन सी थी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरा था कि वो भारतीय संविधान, अगर भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो वो नहीं होना, वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ में क्या है, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अनसाउंडेड माइंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंडेड मतलब जिसका दिमाग की हालत से ये नहीं हो, और जो इंसॉल्वेंट मतलब जो दिवालिया घोषित ना हुआ हो। मतलब ऐसे दिवालिया घोषित हो गया तो वो उसको अयोग्य हो जाएगा। अगर वो अनसाउंडेड माइंड है तो अयोग्य हो जाएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में वो भारतीय नागरिकता जिसके पास में नहीं है तो वो भी अयोग्य घोषित हो जाएगा। इसके साथ में क्या बोला था कि जो एक्ट संसद डिसाइड करेगी एक्ट, तो उसमें तो संसद में 2 है, एक तो आरपी एक्ट और एक दल बदल कानून में होता है। आर्टिकल 103 में हमने पढ़ा था कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा संविधानिक में जो वर्णित है और एक्ट में वर्णित है, आरपी एक्ट में, इन दोनों पर जो डिसीजन लेंगे तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट लेंगे, और प्रेसिडेंट किसकी सहायता से लेंगे? ईसीआई की सलाह पर लेंगे। बाकी जो दल बदल काले कानून में उसमें क्या, स्पीकर लेंगे। फिर 104 था। 104 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई सदस्य शपथ बिना लिए या फिर वो उस सदन का सदस्य नहीं है, उसमें कार्रवाई में भाग ले रहा है, तो उस पर 500 रुपये का फाइन प्रतिदिन देना होगा। और इसी के साथ में हमने पढ़ा था कि जो 105 है, 105 में हमने पढ़ा था कि प्रिविलेजेस क्या होंगी सदस्य की, और जो लोग अन्य पूरे हाउस है उसकी प्रिविलेज क्या होंगे। 106 में हमने सैलरीज पढ़ी थी, सैलरीज क्या होंगी, अलाउंसेज क्या होंगे। 107 में हमने बिल को पास होने की प्रोसेस पढ़ी थी। क्या बिल को पास होने की प्रोसेस, कैसे बिल पास होगा सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। फिर वो बिल क्या होगा, उसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा, फर्स्ट रीडिंग होगी, उसमें इंट्रोडक्शन और पब्लिकेशन होगा, सेकंड रीडिंग होगी, तो वो क्या ग्रुप डिस्कशन के लिए जाएगा, कमेटी के पास जाएगा, कंसिडरेशन के लिए जाएगा। फिर थर्ड रीडिंग होगी, जिसमें क्या होगा, डिस्कशन होगा, वोट होगा, तो उसको पास मान लिया जाएगा। फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में भी फर्स्ट रीडिंग को छोड़ के बाकी से सारी प्रोसेस होंगी। आज फिर हमने 108 में पढ़ा था कि अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसमें डेडलॉक कंडीशन बन जाती है तो क्या जॉइंट सिटिंग होगी, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कहाँ से लगी है? ऑस्ट्रेलिया से, हमने देखा था। तो हम पढ़ सके थे। अब 110 में हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ मनी विल पढ़ा था, और डेफिनेशन ऑफ मनी विल। फिर 109 में हमने देखा था कि मनी बिल को पास कराने की प्रोसेस क्या है, स्पेशल
प्रोसीजर क्या है मनी बिल को पास होने। उसके बाद में हमने 100 ग्राम देखा कि बिल को असेंट राष्ट्रपति क्या कैसे देते हैं। अब हम पढ़ लेते 112। तो 112 में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण में जो है वो बजट है, परंतु संविधान में क्या है, बजट शब्द नहीं है। बजट शब्द नहीं है संविधान में क्या है, भारतीय वित्तीय विवरण। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसमें क्या क्या होता है, प्राप्तियां और व्यय उनका अनुमानित होता है। क्या प्राप्तियां हैं, जो भी कुछ रिसीव होने वाला, जितने पैसे आने वाले उनका, और जो जितना पैसा खर्च होने वाला उन सब का क्या होता है, विवरण होता है, अनुमान। वही कि आने वाले साल में कितना तो हम प्राप्ति करेंगे, कितने पैसे हमको मिलेंगे और कितना हम व्यय करेंगे, इसके बारे में होता है। साथ ही साथ में क्या होता है, एक्सपेंडिचर का भी अनुमान होता है। कौन कौन से एक्सपेंड का, जो चार्ज डाउन है, कंसोलिडेटेड फंड पे, CFI पे, और जो मेड ऑन है, उसके साथ में राजस्व खाते का व्यय कितना है, ये भी हमें तीनों चीज़ों का विवरण इसमें होता है। अब ये जो बजट होता है इसको कौन रखता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो संविधान 112 के अंदर बजट शब्द नहीं है, क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। इसमें क्या होता है, प्राप्तियां या फिर खर्च होते हैं वो देखे जाते हैं। प्राप्तियां कितनी आएगी, खर्च कितनी है। खर्च में 3 प्रकार होते हैं, तो चार्ज डाउन होते हैं, एक मेड ऑन होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये देखते हैं। अब देखो, प्राप्तियां और जो खर्च है, जो उसको हम बजट बोले या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण बोले, उसको प्रेसिडेंट है वो रखते हैं दोनों हाउसों के सामने, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सामने। अब देखो, ऐसा रखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो हम देखते हैं टीवी में, तो हम तो ये देखते हैं कि भाई जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो जो बजट है उसको पेश कर रहा है। तो क्या अगर क्वेश्चन ये आया है कि बजट कौन पेश करता है, प्रेसिडेंट पेश करता है या फिर फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है, एक्चुअल में सही आंसर होगा प्रेसिडेंट है। क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो यहाँ पर किसके प्रतिनिधित्व होते हैं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो आर्टिकल 112 क्या कहता है कि जो संसद में बजट पेश कौन करेगा, राष्ट्रपति पेश करेगा। और राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर। या तो राष्ट्रपति खुद कर सकते हैं या राष्ट्रपति अपने किसी भी प्रतिनिधित्व के थ्रू कोई काम करवा सकते हैं। अब ये जैसा ही बजट पेश होगा उसके बाद में क्या जाएगा, चॉइस डिपार्टमेंटल कमेटियाँ है, विभागीय कमेटी है, उनके पास विभागीय समिति उनके पास में जाएगा। तो वहाँ से क्या अनुदान की मांग होगी कि हमें कितनी अनुदान चाहिए, कितने जो अनुदान है वो सिर्फ किस में सकता है, ग्रांट से जो अनुदान है जो सिर्फ लोकसभा में रखी जा सकती है। क्योंकि जो भी वित्तीय वर्क होगा, वित्त से रिलेटेड जितना भी मैक्सिमम काम होगा वो सिर्फ किस में होगा, लोकसभा में होगा। अब इस अनुदानों को क्या करता है, अपोजिशन है वो मना करता है कि नहीं, ये जो कमेटियाँ है, फिर जो डिपार्टमेंट है वो जितना अनुदान मांगा है, ग्रांट्स मांगी, वो सही नहीं है। तो उन अनुदानों को क्या करता है, उन अनुदानों को घटाने के लिए क्या अपोजिशन क्या लाता है, फिर मोशंस लाता है, प्रस्ताव लाते हैं विभिन्न प्रकार के, कट मोशन, टोकन मोशन और इकोनॉमी मोशन, 3 प्रकार के मोशंस लाता है। अब जब अनुदान पास हो जाती है कहाँ पे, लोकसभा में, तो उसके बाद में क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल आता है। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है कि अगर किसी जो CFI है, जो भारत का CFI है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे अगर पैसा निकालना है तो अप्रोप्रिएशन बिल चाहिए, विनियोग विधेयक चाहिए ही चाहिए। बिना विनियोग विधेयक के वो CFI से पैसे नहीं निकाल सकते। अब देखो अब यहाँ से जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो 2 चीज़ें रखता है, एक तो क्या, चार्ज ऑन और एक चार्ज फ्रॉम CFI। तो ये जो चार्ज ऑन या अपॉन है, देखो ऑन या अपॉन दोनों में ON आ रहा है। ON मतलब ये से याद रख लो कि नो, इसमें क्या है, वोट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, वोट नहीं हो सकता। चर्चा हो सकती है, हाँ, संसद चर्चा कर सकती है, कोई भी सदन है वो चर्चा कर सकता है। चार्ज अपॉन ऑन है वो संविधान में स्पेशली पर्पज के वर्णन है उनके लिए होता है। किस किस के लिए होता है, राष्ट्रपति के सैलरी खर्चे के लिए होता है। जो चेयरमैन है वो राष्ट्रपति, मतलब सभापति, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के वेतन भत्ते इन सब के लिए होता है। जज है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनके जो खर्चे होते हैं, वेतन वगैरह, वो कहे गए इत्यादि इनके या जो है, इन सब के लिए जो भी सैलरी या पैसा आता है वो किस आता है, चार्ज अपॉन ऑन, चार्ज अपॉन या ऑन पार्ट से आता है। और इस पार्ट पे क्या होता है, वोट नहीं होंगे,
संसद में वोट नहीं होगा, लोकसभा में वोटिंग नहीं होगी उस पर, कैसे क्या है, सिर्फ चर्चा हो सकती है कि भाई घटा है बढ़ा क्या है जो भी। संविधान का दूसरा संविधान मतलब जो एप्रोप्रिएशन बिल का दूसरा भाग होता है चार्ज फॉर्म। चार्ज फॉर्म में क्या होता है, संविधान का जो कोई भी स्पेशल कार्य वर्णन नहीं होता, उसमें कुछ भी काम है, जैसे कुछ भी बनाना है या कुछ भी करना है कोई डिपार्टमेंट को पैसा देना है, नया प्रोजेक्ट करना है, तो उन सब के लिए ऐसा विशेष विवरण नहीं होता संविधान में। तो उसमें होता है, उस पर क्या वोट भी करनी होती है और चर्चा भी करनी होती है, चर्चा के साथ में क्या वोट होती है, दोनों में। इसमें सबसे लोकसभा। तो ये हो गई हमारे बिल को एक तरह से कैसे प्रेजेंट होता है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं दोनों में, फिर ये क्या डिपार्टमेंटल कमेटी के पास जाता है, फिर अनुदान की मांग होती है लोकसभा में, विपक्ष क्या लाता है, मोशंस लाता है अनुदान को घटाने के लिए या उसको खत्म करने के लिए। अगर ये विपक्ष की जो मोशंस है वो पास हो जाती है तो फिर सरकार को इस्तीफा देना होता है। क्यों? क्योंकि जो सरकार अपना पैसा ही नहीं निकला पा रही काम करने के लिए, तो फिर वो सरकार क्या अपना बहुमत खो चुकी है, तो इसलिए क्या ये अनुदान जो मोशन से विपक्ष के वो पास नहीं होने चाहिए। फिर क्या अनुदान पास मान कर लेती है सरकार, तो फिर क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, उन एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू जो CFIO से पैसे निकाले जाते हैं। ये तो हो गई एक कैसे मतलब अपना बजट पेश होता है। तो ये आर्टिकल 112 की बात होगी। अब आर्टिकल 113 में जो हमें यहाँ पे बताया था अभी कि अप्रोप्रिएशन बिल में दो प्रकार के होते हैं, उनमें एक तो चार्ज ऑन एक चार्ज फॉर्म। तो चार्ज ऑन पर जो है चर्चा हो सकती है पर वोटिंग नहीं हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है, चर्चा हो सकती है पर वोटिंग नहीं हो सकती, वोटिंग नहीं हो सकती। और जबकि मेड ऑन पे क्या चर्चा भी हो सकती है और वोटिंग भी हो सकती है। साथ में लिखा हुआ आर्टिकल 113 में कि जो भी अनुदान की मांगे वो लोकसभा में रखी जाएंगी। अब लोकसभा क्या कर सकती है, उसको या तो मांग को स्वीकृत कर सकती है या फिर अस्वीकृत कर सकती है या फिर उसको कम कर सकती है। तो ये जो मोशंस है वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। या तो कह सकते हैं उसको 3 तरह के मोशंस ला सकती है। कौन कौन से मोशन ला सकते हैं? कट मोशन पहला तो है कट मोशन, दूसरा है इकोनॉमी। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इकोनॉमी कट, एक पॉलिसी कट। दूसरा है टोकन मोशन। तो इकोनॉमी मतलब कि पैसे, इकोनॉमी मतलब पैसे कि जो भी है उसका अमाउंट घटा दिया जाएगा कितना अमाउंट नहीं देना, जैसे डिमांड 10 करोड़ की थी तो नहीं इतना ही देना, उसको 2 करोड़ देना है, 5 करोड़ देना। पॉलिसी कट में क्या होता है कि जो भी अमाउंट है उसको रिड्यूस करके 1 रुपये कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी बेकार है, तो इसलिए तो 1 रुपये लायक पॉलिसी नहीं है, तो क्या कर देता है, जितनी भी डिमांड होती है उसको रिड्यूस करके कितनी कर दिया जाता है, 1 रुपये कर दिया जाता है। जबकि टोकन कट में क्या होता है, इसमें जो भी अमाउंट होता है उसको बाय 100 रुपीज कम किए जाते हैं। सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। तो इसलिए क्या है, 3 तरह के, एक तो इकोनॉमी कट, पॉलिसी कट और टोकन कट। तो ये 3 तरह के मोशन लाती है। अगर ये पास हो जाते हैं अपोजिशन के तो फिर दिक्कत होती है। और राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी अनुदान की मांगी नहीं जा सकती। राष्ट्रपति क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे कि भाई कौन सा अनुदान देना है कौन सा नहीं देना, तो उनकी अनुसार के बिना कोई अनुदान मांगी नहीं की जा सकती। ठीक है। अब आर्टिकल है 114। 114 में क्या है, अभी हमने बात की एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल क्या है कि मतलब अपन को कोई भी पैसा निकालना CFI से, तो क्या करना है, उसको लोकसभा में पास करना होगा। ग्रांट पास लोकसभा में पास कर दिया तो फिर क्या लाए, एप्रोप्रिएशन बिल लाए, पैसा निकालना है। क्या ग्रांट और चार्ज अपॉन 2 होती है, क्या ग्रांट और चार्ज अपॉन लाता है। देखो संशोधन अलाउड नहीं है, जिस चीज़ के लिए पैसा निकाला वही चीज़ के लिए पैसा निकलेगा, जो बजट में मेंशन है वही मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है पैसा घटा रहे बढ़ा रहे, इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा इतना था फिर वो घटा दिया, ये चार्ज अपॉन के लिए इतना पैसा था फिर बाद में घटा के निकाल रहे हैं, नहीं, जो बजट में मेंशन था वही रहेगा, बजट वाला ही रहेगा। अब देखो ये एक कुछ मांगा और होती है, सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट्स। देखो ये पर डी आर्टिकल 115 सिर्फ याद रखना है, कुछ मांगे होती है, ग्रांट्स क्या कुछ अनुदान होती है। क्यों? नाम से पता चलता, सप्लीमेंट्री मतलब पैसा खर्च ज़्यादा हो गया,
पैसा अधिक खर्च हो गया। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, और चाहिए, एक बार और, मतलब अपन मैंने एग्जाम पास कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपन कम रह गए नंबर अपने पास में तो अपन दोबारा देंगे ना। तो यही है कि मतलब पैसा कम पड़ गया है, पैसा कम पड़ गया, पैसा क्या कम हो गया तो क्या है, और चाहिए, और चाहिए, तो इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। एडिशनल मतलब कोई नई सर्विस जोड़ी है उसमें, क्या नई सर्विस जोड़ी है, इस वजह से क्या इसमें क्या किया, इसमें नई सर्विस जोड़ी है, न्यू सर्विस, इसलिए चाहिए। एक्सेस मतलब जितना पैसा था उससे अधिक खर्च हो चुका है, अधिक खर्च हो चुका है। तो ये सब ग्रांट आर्टिकल 115 ध्यान रखना है कि सिर्फ क्या सप्लीमेंट्री, एडिशनल और ग्रांट है। कौन सी, सी, सप्लीमेंट्री, एक्सेस और एडिशनल ग्रांट्स याद रखना है 115 में। 116 में क्या है, बोट ऑन अकाउंट है, बोट ऑफ क्रेडिट है और एक्सेप्शनल ग्रांट है। एक्सेप्शनल ग्रांट बोले तो पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो कि अभी उस सर्विस में चल नहीं रही। अब ये क्या है, इसमें ऐसा होता है कि अगर जैसे कोई सर्विस है, जैसे कोविड आ गया सडनली, तो उस टाइम पे क्या एक्सेप्शनल गारंटी चाहिए ना, क्योंकि पहले तो कोविड के बारे में फिक्स था नहीं बजट में पैसा, तो इसलिए क्या चाहिए, एक्सेप्शनल ग्रांट चाहिए। बोट ऑन अकाउंट क्या है, बोट ऑन अकाउंट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, जैसे कि अपनी कोई गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का भी बजट रेडी नहीं है। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाना स्टार्ट करती है अपने फरवरी से पहले बजट बनाना स्टार्ट करती है और फरवरी में 1 फरवरी को ला देती है। अब उसको पास होने में लगभग अप्रैल एंड तक पास होता है। वो बजट कब तक पास होता है, अप्रैल एंड तक। जबकि नया साल कब से स्टार्ट हो जाता है अपना, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से जो अप्रैल का खर्चा है वो कैसे देखेगी, वो कहाँ से लाएगी, तो उसके लिए क्या है, बोट ऑन अकाउंट काम में लेते हैं। गवर्नमेंट के पार्लियामेंट क्या कहती है, वे ठीक है आपका जितना भी है आप कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड्स ऑफ क्रेडिट, बोर्ड्स ऑफ क्रेडिट क्या है कि जो कोई अनएक्सपेक्टेड सर्विस है नहीं, तो अर्जेंटली रिक्वायर्ड है वो, और किसी कारण हो सकती है, चाहे तो वो डिफेंस के कारण हो सकती है, फिर कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। अर्जेंट अनएक्सपेक्टेड डिमांड है जो कि मतलब पहले नहीं ऐसी पता थी, जैसे कि मान लो कि कुछ क्रैश हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई चीज़ों में, या फिर नई चीज़ आई है उसकी वजह से, तो अनएक्सपेक्टेड डिमांड हो गई। जैसे युद्ध हुआ अभी भारत पाकिस्तान के साथ में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उसमें अनएक्सपेक्टेड डिमांड थी, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या होगा, बोर्ड ऑफ क्रेडिट में जाएगा। आर्टिकल 117 इंपॉर्टेंट है। देखो 117 बात क्या करता है, फाइनेंस बिल्स की बात करता है। देखो 3 तरह के बिल्स पढ़ेंगे अपन। पहले क्या है, 110 बिल तो बहुत पर मनी से रिलेटेड थी, मतलब वित्त से रिलेटेड। 110 है, एक 117 ए है और 117 ए है। अब इन तीनों में थोड़ा सा अंतर देखें। अंतर ये कि इसमें क्या है, 110 है, इसको तो कहते हैं मनी बिल। इसका बता रखा कि कौन कौन से मैटर में अगर कहाँ से पैसा खर्च होता है तो वो क्या होगा, मनी बिल होगा। इसको फाइनेंशियल बिल फर्स्ट बोलते हैं और इसको फाइनेंस बिल सेकंड बोलते हैं। अब देखो ये क्या है, इसमें इसके मैटर रहेंगे, किसके, मनी बिल के 110 के मैटर रहेंगे, प्लस और कुछ और रहेंगे, अन्य भी रहेंगे इसमें। परंतु देखो ये इसको सर्टिफाइड करेगा कौन, चेयरमैन सर्टिफाइड करेगा, सॉरी स्पीकर क्या करेगा, स्पीकर क्या करेगा, सर्टिफाइड करेगा कि मनी बिल है नहीं। अगर मनी बिल है तो इसमें कुछ पावर हो जाएंगे, क्या कि राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ 14 दिन में पास करना होगा, नहीं तो पास मान लिया जाएगा, और प्रेसिडेंट इसको रिटर्न नहीं कर सकता। तो ये कुछ विशेषता हो जाएंगे इसकी। सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है इसको, सिर्फ क्या लाया जा सकता है, ओनली लोकसभा में। तो ये परंतु जब ये आ जाता है 117 में, मतलब फाइनेंस बिल फर्स्ट आ जाता है, तो इसमें क्या है, ये राष्ट्रपति की
परमिशन के साथ में आएगा। पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ में होगा। और क्या सिर्फ लोकसभा में होगा। परंतु यहाँ पर जो राज्यसभा की राज्यसभा में उसमें साधारण शक्ति होगी। राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा के लिए क्या? साधारण शक्ति, मतलब साधारण बिल की तरह। ये नहीं कि 14 दिन में पास हो जाएगा, नहीं करना हो, नहीं, क्या है? साधारण रहेगा। अब इसके अलावा जो अन्य कोई है 110 के और इनके अलावा, इसके अलावा जो भी पैसे के मैटर आएंगे वो अन्य जो इसमें नहीं है वो इसमें आएगा। तो इसमें क्या हो सकता है? प्रियर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए। प्रियर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए, मतलब राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट परमिशन पूर्व चाहिए। इसको राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा के पास में सारी शक्ति रहेंगी इसके पास। तो कुछ भी कर सकता है, इसको रोक सकता है, संशोधन सुझाव कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ये तीनों में हम एक डिफरेंस देखते हैं, ज़्यादा याद रखने की नहीं है। अगर आर्टिकल पूछता है तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये कि ये देखो, इसमें और इसमें थोड़ी समानता ज़्यादा है और तो इसके ये घटती हुई जा रही चीज़ें। तो ये हमने एक बार 108 मनी बिल, मतलब 110 आर्टिकल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल सेकंड, ये हमने देख चुके हैं। अब इसके बाद में हम क्या है और आगे देखेंगे। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 118। इसमें प्रोसीजर है। क्या? आर्टिकल 118 में क्या प्रोसीजर है कि भाई हाउस कैसे चलेंगे और हाउस के संबंधित अगर कुछ नियम बनाने तो राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष बनाएंगे। जॉइंट सीटिंग को कौन ऐड करेंगे? स्पीकर करेंगे। इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। अब जो ये रूल्स बनाएंगे कि भाई कि हाउस कैसे चलेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हाउस में क्या होता है देखो। हम थोड़ी सी टाइमिंग देखते हैं। टाइमिंग क्या देखते हैं? नॉर्मल क्या होता है? जो पहला 1 घंटा होता है 11 बजे से 12 बजे, इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल। पर दूसरा था 0 आवर। फिर होता है यहाँ पर ब्रेक 12 से 1 PM तक, 1 से 2 PM तक होता है ब्रेक। और फिर यहाँ पे 5 से 6 बजे तक ये चलता है। 5 से 6 बजे तक चलती है, कभी कभी लेट तक भी चलती है। तो देखो क्वेश्चन आवर में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? किसके द्वारा? सदस्यों द्वारा। किससे? मिनिस्टर से भी पूछे जा सकते हैं और अन्य सदस्य से भी पूछे जा सकते हैं। मिनिस्टर से पूछे जाते हैं मोस्टली, अन्य से भी पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये तो राज्यसभा और लोकसभा में थोड़ा उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि देखो अब क्वेश्चन आवर में किससे पूछ रहे हैं? मिनिस्टर से। अब मिनिस्टर क्या, एक मिनिस्टर का जैसे गृह मंत्री है तो गृह मिनिस्टर क्या लोकसभा में देगा जवाब या राज्यसभा में देगा? तो ये थोड़ा उल्टा होता है। एक में 0 आवर पहले होता है, एक में क्वेश्चन आवर बाद में होता है। तो थोड़ा इंटरचेंज हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में। पर एक में क्या होगा? पहले क्वेश्चन आवर आएगा, फिर 0 आवर। 0 आवर क्या है? वो इंडियन इन्वेंशन है, भारतीय इन्वेंशन है, मतलब भारतीयों ने खुद ने बनाया अपने हिसाब से। इसमें क्या होता है? जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बिना नोटिस के या फिर कुछ थोड़े नोटिस के हिसाब से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब फिर हो गया लंच 102 के बीच में। जब लंच हो गया
इस लंच के बाद में क्या होता है, जो भी रेगुलर कार्यवाही है वो की जाती है। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन आवर, फिर बाद में 0 आवर, फिर उसके बाद में लंच, फिर उसके बाद में जो भी रेगुलर कार्रवाई है वो की जाती है। कब तक चलेगा यह सिस्टम। अब क्वेश्चंस के कई प्रकार के होते हैं। क्वेश्चंस मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चंस में होता है, पहला तो है स्टार, दूसरा होता है अनस्टार्ड, और तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार मतलब तारांकित, तारांकित किया गया। जिस क्वेश्चन पर क्या है, पूछने वाले ने क्या लगाया है, स्टार बना के दिया है ऐसे, तो उसको कहते हैं तारांकित। अब देखो, जो तारांकित सवाल है वो मुंह से पूछे जाते हैं कि भाई कि सरकार इसके बारे में क्या कर रही है, सरकार इसके बारे में क्या करना चाह रही है, वो क्या कहते हैं, मुंह से पूछे जाते हैं। और उनके जवाब भी क्या दिए जाते हैं, ओरली आंसर दिए जाते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, जो ये क्वेश्चन है वो कुछ दिन पहले, बहुत पहले इनको लिख के दे दिए जाते हैं, और जो भी पूछने वाला वो लिख के देता है और उस पर स्टार लगा के देता है। और जब क्या टाइम होता है तो उसको डिस्कशन किया जाता है कि इसने ये क्वेश्चन पूछा है, और फिर उसका रिप्लाई क्या होता है, आंसर भी ओरली दिया जाता है। तो क्या है, ये ओरल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है, ओरली मतलब बोल के दिया जाता है। दूसरे होते हैं अनस्टार्ड, जो तारांकित नहीं है। अब तारांकित नहीं है तो क्या है, इनके जवाब लिखित में दिए जाते हैं, बोलकर नहीं दिया जाता, क्या लिखित में दिए जाते हैं। संबंधित मिनिस्टर है, वो क्या करता है, जो भी संबंधित सदस्य है उसको क्या है, उन क्वेश्चंस का आंसर लिख के दे देता है कि आपके क्वेश्चन का ये आंसर था। तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पे 10 दिन के भीतर अगर कोई क्वेश्चन नोटिस दिया जाता है, तो उस 10 दिन के भीतर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको कहता है शॉर्ट नोटिस में। अब इनकी सबकी अलग अलग संख्या होती है, हमें वो संख्या नहीं देखेंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने पूछ सकते हैं, हमें देखेंगे तारांकित क्वेश्चन क्या जवाब मंत्री है वो सदन में है, वो ओरली देंगे, सबके सामने देंगे। तो जब ओरली देंगे, वो बोल रहे हैं, तो जो सदस्य है या फिर अन्य लोग हैं वो क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब उसके जवाब पे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जबकि अनस्टार्ड में क्या होगा, उसके जवाब लिखित दिए जाएंगे, और लिखित दिए जाएंगे तो उनमें क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या ये अपने प्रोसीजर है उसको करने के लिए। इसके बाद में देखेंगे हम आर्टिकल 119। आर्टिकल 119 कहता है कि भाई जो भी प्रोसीजर है पार्लियामेंट्री रिलेटेड टू फाइनेंशियल वजह से, उसको क्या है लॉ से चलेगा, मतलब जो भी पैसा वैसा खर्च हो रहा पार्लियामेंट का वो बाय जो भी लॉ बनेगा उसके हिसाब से चलेगा। आर्टिकल 120 कहता है कि संसद में भाषा कौन सी होगी, संसद में भाषा कौन सी उपयोग की जाएगी। तो इनिशियली बोला गया था कि पार्लियामेंट में हिंदी और इंग्लिश कोई सी भी यूज कर सकते हैं। कौन सी, हिंदी इंग्लिश। अगर कोई सी बंदे पर हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आती है तो वो क्या कर सकता है, अपनी मातृभाषा बोल सकता है, परंतु क्या है जो भी वहाँ का अध्यक्ष या सभापति है उसकी क्या अनुमति के साथ में। संविधान में वर्णित है कि 15 साल बाद में, संविधान लागू होकर 15 साल में, मतलब 1950 में लागू हुआ तो 1915 कितने हो गए, 1965 में जो इंग्लिश है वो ऑटोमेटिकली स्वतः ही खत्म हो जाएगी। कौन सी, यहाँ पर दो भाषा बात की ना, हिंदी और इंग्लिश, उन्होंने किया 15 साल बाद में इंग्लिश का प्रयोग स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, जब तक कि संसद कोई कानून बना कर नहीं देती। अगर संसद कोई कानून बना कर नहीं देती है तो इंग्लिश की जाती 1965 में खत्म हो जाती, पर संसद ने फिर कानून बना दिया, उसने बोला कि क्या है इंग्लिश को हम कंटिन्यू यूज में रखेंगे। तो ये इसके बारे में बात है। आर्टिकल 121 में क्या है कि बोला गया है कि पार्लियामेंट में नहीं, जो न्यायाधीशों की के जो भी काम कर रहे हैं वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, न्यायाधीशों के बारे में उनके काम पर चर्चा नहीं करेंगे, जब तक कि उन पर क्या नहीं लगा जाता, उनको हटाने का, महाभियोग मतलब उनको हटाने का प्रस्ताव नहीं आता। अगर हटाने का प्रस्ताव आता है, उनको हटाने का प्रस्ताव आता है तो उनके कार्य पर चर्चा की जाएगी, परंतु अगर हटाने का प्रस्ताव नहीं है तो जो भी न्यायाधीश है उनके कार्य के, उनके आचरण की चर्चा नहीं की जाएगी। कहाँ पर, संसद में नहीं की जाएगी, कोई भी सदन में।
आर्टिकल 122 कहता है कि संसद में जो भी काम हो रहा है उसको कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता। संसद की प्रोसीडिंग को क्या नहीं कर सकता, कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता कि संसद में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकता। या मतलब एक दूसरे को जो भी बाउंड्री है उसमें दूर रखने की बात की है। मतलब क्या है कि देखो, संसद में जज की चर्चा नहीं होगी, तो जो कार्य की चर्चा नहीं होगी, और कोर्ट में जो एमपी है जो काम कर रहे हैं उनकी चर्चा नहीं होगी। तो ये एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है यहाँ पर, एक दूसरे से मतलब अलग रहे, एक दूसरे से पृथक करने की शक्ति रहे इसमें। आर्टिकल 123 कहता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट महोदय, वो अध्यादेश ला सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। हमने इसको पहले भी पढ़ा है, जब आप स्टूडेंट पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा है। अध्यादेश कौन ला सकते हैं, प्रेसिडेंट महोदय ला सकते हैं। लाने का उनका क्या परिस्थिति हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है कि दोनों सत्र में ना हो, तो सत्र में क्या नहीं हो, दोनों सत्र में ना हो। जैसे मान सकते हैं कि या तो राज्यसभा सदन उसमें नहीं है, या लोकसभा नहीं है, या दोनों ही नहीं है। अगर दोनों ही, अगर सदन सत्र में नहीं है तो क्या है, और राष्ट्रपति को लगता है कि भाई कि हाँ इस विषय पे कोई कानून लाना जरूरी है, तो क्या कर सकते हैं, उस केस में क्या कर सकते हैं, अपन को अध्यादेश राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। इसकी अवधि कब तक है, जब तक कि पुनः सत्र अध्यादेश के, जब भी कोई भी सदन का सत्र पुनः एकत्रित होगा उसके 6 सप्ताह के भीतर। उससे पहले भी क्या है, इस अध्यादेश को राष्ट्रपति जी है वो अपनी मर्जी से वापस ले सकते हैं। क्या, अपनी मर्जी से। अगर सदन, दोनों सदनों में से किसी सदन ने उसको अस्वीकार कर दिया तो वो तुरंत समाप्त मान लिया जाएगा। सीमाएं क्या है देखो, अध्यादेश है वो अगर अपनी जो भी संसद की शक्ति, जो संसद की है, अगर वो संविधान संसद की जो शक्तियां हैं उनके भीतर बनता है तो ठीक है। अगर उसके संसद की शक्तियों के बाहर शक्तियों पर बनता है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर वही संसद कानून नहीं बना सकती, ऐसी विषय जिस पर संसद कानून नहीं बना सकती, तो अगर उस पर अध्यादेश लाए जाएंगे तो वो भी इनवैलिड होगा। और क्या नहीं हो सकता इसमें, संविधान संशोधन नहीं होता किसी का। अध्यादेश के द्वारा क्या नहीं हो सकता, संविधान संशोधन भी नहीं किया जा सकता। तो क्या हो गया अपना, तो हमने अभी तक आर्टिकल 123 तक हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमारे कुछ पॉइंट रह गए, उनको हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या और रह गए कुछ। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने अभी तक पार्लियामेंट के बारे में नहीं देखी। एक तो क्या देखनी है कि मोशंस कौन कौन से होते हैं। मोशंस में पहला है एक तो विश्वास मत प्रस्ताव। इसमें क्या होता है, सरकार का जो पीएम होता है या सीएम होता है, जो भी है वो सेम रहते हैं। तो पीएम और सीएम है वो लाते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार को क्या है, विश्वास प्राप्त है। सरकार को क्या है, विश्वास प्राप्त है। ये सिद्ध करते हैं कि विश्वास प्राप्त। अब एक होता है अविश्वास प्राप्त। इसमें क्या होता है, जो अन्य लोग हैं सरकार के अलावा, जो अन्य लोग हैं वो कहते हैं कि सरकार को लोकसभा का क्या नहीं है, विश्वास प्रस्ताव नहीं, लोकसभा को सरकार पर विश्वास नहीं रहा है। विश्वास नहीं रहा है तो उसे सिद्ध करना है कि विश्वास है नहीं, तो क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसके लिए कम से कम कितने से लोगों के सदस्य चाहिए, 50 MP के साइन चाहिए। जो भी सदन है उसके, जिस सदन में लाना है उस कितने चाहिए, MP के साइन चाहिए। ये किस में लाया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा था आर्टिकल 75(3) में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके लिए जिम्मेदार है, लोकसभा के लिए जिम्मेदार है।
अगर ये पास हो जाता है, ये विश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और पीएम को पीएम से इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको त्याग देना पड़ेगा कि नहीं भाई पास हो गया तो हमारी सरकार फेल हो गई, अब हमें सरकार छोड़ना चाहिए। इसके अलावा भी क्या है, और मोशंस है, जैसे सेंसर मोशन है, फिर एडजर्नमेंट मोशन, अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करनी है तो उसके लिए ये मोशन लाया जाता है। इसके अलावा भी और मोशंस हैं, उसमें है कॉलिंग अटेंशन मोशन, कि भाई कोई इम्पोर्टेंट घटना हुई है उसके लिए भी लाया जाता है। फिर होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन, अगर कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है तो उसमें ये लाया जाता है। तो ये सब चीज़ें एक बार हम आप देख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने देखा। देखो ध्यान सिर्फ इतना रखना है, जो सेंसर मोशन है उसमें भी 50 सदस्य चाहिए, और जो एडजर्नमेंट मोशन है उसमें भी 50 सदस्य चाहिए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं रखा कि भाई कॉलिंग अटेंशन में कितने चाहिए कितने नहीं चाहिए। इसके बारे में कभी हम एक बार बाद में चर्चा करेंगे, आज के लिए इनको यहीं करना है। आगे हम बढ़ते हैं, आज कुछ प्रश्न है वो देखेंगे। पहला प्रश्न है कि लोकसभा विधानसभा में चुनाव में विजयी उम्मीदवारों को कम से कम 50% मतदान करना आवश्यक है क्या? ये कह रहा है कि लोकसभा या विधानसभा में चुनाव होते हैं, जो एमपी और एमएलए के चुनाव होते हैं जिसमें जनता चुनती है, क्या उनमें 50% मत प्राप्त करना आवश्यक है? नहीं, ऐसा प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो क्या है, साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत चाहिए मतलब जो है उनमें सर्वाधिक, जिसके पास में सर्वाधिक वोट पड़ जाएंगे वही चाहिए। किसमें लिए? एमपी और एमएलए के लिए। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा क्या हुआ? संविधान के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का पद बहुमत पार्टी और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास आता था। ये देखो मैंने आपको बताया था कि क्या है, कन्वेंशन है। ये क्या है? कन्वेंशन है कि स्पीकर का पद किसके पास जाता है? बहुमत वाली पार्टी के पास, और डिप्टी स्पीकर किसके पास जाता है? विपक्ष के पास। पर ये संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं, कहीं लिखा है क्या? नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है। तो क्या है, ऐसा मान रखा है कि भाई ऐसा करेंगे, भाई आपस में मिलकर क्या कर लिया, ऐसा डिसाइड कर लिया। तो ये भी गलत है। संविधान में बोला है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार, संविधान में ऐसा वर्णित नहीं, तो ये गलत हो गया। तो आंसर डी, नाइदर और नाइदर। अब दूसरा आर्टिकल, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं होते। देखो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के अध्यक्ष मतलब चेयरमैन है, वो कौन होता है? सभापति होते हैं, वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो वो क्या सदन के सदस्य होता है? नहीं होता। वो तो डिप्टी चेयरमैन क्या होता है? सदन का सदस्य होता है, तो इलेक्टेड होता है। तो क्या होता है? इलेक्टेड होता है। तो ये गलत होगा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि एक तो सदस्य नहीं होता। एक बात तो सही है, राज्यसभा के चेयरमैन के लिए तो सही है, और डिप्टी चेयरमैन के लिए क्या है, ये सही नहीं है। ये गलत हो गया। अब संसद में नियुक्त सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। देखो नॉमिनेटेड मेंबर्स, हमें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन चाहिए? सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड चाहिए। तो ये बात सही है। और उपराष्ट्रपति के लिए क्या चाहिए? दोनों सदन को में चाहिए, एमपी चाहिए दोनों, चाहे वो क्या हो, इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड। ये वाला आपका ना सही है, ये वाला गलत हो गया और ये वाला सही हो। तो ओनली 2। अब देखते हैं आर्टिकल क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, लोकसभा के अध्यक्ष के पास सदन को संदेह स्थगित करने का अधिकार है, लेकिन तो रोक करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। तो जब हमने लोकसभा पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि देखो समन करना है, मीटिंग्स है,
फिर क्या है इसको प्रोरोग। ये काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ये काम भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। इस मीटिंग्स में क्या है? एडजर्नमेंट है, असंदे एडजर्नमेंट, सिंडाई। तो ये कौन करेगा? ये दोनों काम करेगा अध्यक्ष। क्या? अध्यक्ष या सभापति। अगर भंग करनी है लोकसभा भंग करनी है तो वो भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। तो ये क्या बोला है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास संदेश करने का अधिकार। ठीक है, ये तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास ही है संदेह करने का, लेकिन प्रयोग करना राष्ट्रपति का। हाँ, तो ये बात भी सही है। तो ये क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा क्या है? जब तक लोकसभा जल्दी भंग नहीं होती, कार्यकाल बढ़ाया नहीं जाता। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, भले राष्ट्रपति औपचारिक। हाँ, 5 वर्ष बाद में उसका कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है, चाहे राष्ट्रपति उसको भंग का आदेश न दिया हो। ठीक है। अध्यक्ष पद रहते हुए भंग की गई नई लोकसभा की पहली बैठक ठीक से पहले था। देखो, स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंटिन्यू द ऑफिस इवन आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ द। हाँ, मैंने ये बताया था आपको कि लोकसभा की जो पहली बैठक है, जैसे लोकसभा चुन ली गई, लोकसभा चुनी है, इसकी पहली बैठक यहाँ हो रही है, फर्स्ट बैठक, तो इससे पहले तक कौन रहेगा? लोकसभा अध्यक्ष रहेगा। लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो बन रहते हैं, और जैसे ही पहली बैठक होगी लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। लोकसभा भंग होना, लोकसभा भंग तो यहाँ होगी, परंतु जब भी लोकसभा जो अध्यक्ष है वो बने रहते हैं, और कब तक रहते हैं? पहली बैठक, नई लोकसभा की पहली बैठक होने तक ये बने रहते हैं। तो ये भी सही है, ये आंसर होगा इसका 1 2 3। अब निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मनी बिल को संसद के किसी सदन में पेश किया जा सकता है क्या? नहीं। अभी थोड़ी देर पहले क्या होता है? मनी बिल सिर्फ किसमें किया जा सकता है? लोकसभा ओनली। तो ये गलत हो गया। लोकसभा के इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द डिसीजन। लोकसभा के अध्यक्ष है, वो मनी बिल पर फाइनल लेने वाले। बात सही है बिल्कुल। राज्यसभा मस्ट बी रिटर्न टू बिल। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित मनी बिल को सदन के भीतर विचार के लिए वापस करना होगा। ठीक बात है, सही बात है, सदन के भीतर करना होगा। नहीं करते हैं तो उसको पास मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति का बिल को पुनर्विचार के लिए लोकसभा को नहीं भेज सकते। हाँ, राष्ट्रपति मनी बिल को क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो क्या कर सकते हैं? या तो उसको स्वीकृत कर सकते हैं या फिर अस्वीकृत कर सकते हैं। दो ही ऑप्शन है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया। तो आज हमने ये देखा, आज हमने अगर ब्रीफ में देखे तो क्या देखा? हमने आर्टिकल 112 से लेके और आर्टिकल 123 इसके बारे में देखा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। अगले जो है उसमें हम आगे का देखेंगे। आज का ये वीडियो ख़त्म करने से पहले हम 2-3 चीज़ें देखो और डिस्कस करना चाहेंगे। उनमें है, एक तो होता है लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन, एक होता है विप। 3 सदस्य। देखो, लीडर ऑफ हाउस है, जैसे ये मान ले ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। तो जिस लीडर ऑफ हाउस है मतलब सदन का नेता। सदन का नेता कौन होगा? जिस भी सदन से पीएम होगा वो सदन का नेता होगा। पीएम क्या होगा? सदन का नेता होगा, चाहे वो इससे हो या इससे हो, किसी से भी, जिसमें भी होगा वो क्या होगा? सदन का नेता। अब जैसे मान लेते हैं कि ये इसमें सदन का नेता है, इसमें सदन का नेता कौन होगा? पीएम द्वारा कोई मंत्री है जो उस हाउस का है, उसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर पीएम ने किसको बना दिया? किसी मंत्री को बता दिया कि सदन का नेता हो। अब ये तो सदन का नेता होगा। अब लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होगा? देखो, जो अपोजिशन पार्टी है जिसने सर्वाधिक सीटें प्राप्त की है, विपक्ष वाले, विपक्ष में जो पार्टी है सर्वाधिक सीट जो विपक्ष में है, उसका नेता
दोनों सदन में होंगे। इस सदन में एक कोई व्यक्ति रहेगा तो इसमें एक सदस्य, तो क्या होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन। विप क्या होता है, देखो हर कोई पार्टी में एक अधिकारी होता है। यह अधिकारी क्या होता है, जो भी सदस्य है उसकी पार्टी के जो भी सदस्य, पार्टी के सदस्य हैं, उनको क्या करता है, गाइडलाइन जारी करता है। उनके लिए क्या करता है, गाइडलाइन जारी करता है कि आपको कैसे रहना है, वोट इस प्रस्ताव पर वोट करने आना है, इसमें इस व्यक्ति को वोटिंग करनी है, इस व्यक्ति को वोटिंग नहीं करनी है, इन सब के बारे में क्या ये गाइडलाइन जारी करता है। तो उसको कहते हैं विप, मतलब ये अनुशासन अधिकारी है। क्या है, अनुशासन अधिकारी है पार्टी का। तो आज ये लगभग हमारा पार्लियामेंट के बारे में ये चीज़ें लगभग ख़त्म हुई है। पार्लियामेंट को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और देखेंगे, वो ये इतना सारा देखेंगे हम कि हम पार्लियामेंट की 3 कमेटियाँ, उन कमेटियों को एक बार देखना चाहिए। पार्लियामेंट की 3 कमेटी को देखते हैं। कमेटी बहुत सारी है पर 3 इंपॉर्टेंट कमेटियाँ। उन कमेटियों में पहली है एस्टीमेट कमेटी। हिंदी मुझे नहीं पता। एक तो है एस्टीमेट कमेटी, दूसरी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, तीसरी होती है कमेटी ऑन पीएसयू। देखो इनको हम देखा जाए तो ये 1900 पहले 1921 में थी, ये अपने यहाँ पे 1950 से आज़ादवाद की बात की जाए तो 1950 में से ये चल रही है। इसमें कितने मेंबर होते हैं, 30 होते हैं। तो एस्टीमेट मतलब अनुमान लगाना है। तो क्या अनुमान, एस्टीमेट समझ सकते हैं, एस्टीमेट मतलब अनुमान। तो इसका काम क्या होगा, किस चीज़ का सर लगेगी, पैसे का, फाइनेंस का, बजट पे बात करेगी, इस पर बात करेगी, बजट के बात करेगी। इसका काम क्या होता है, बजट के प्रोविजंस को देखना। अब बजट की बात हुई है तो कौन हो सकते हैं मेंबर, सिर्फ लोकसभा की। बजट पर सिर्फ किसका अधिकार ज़्यादा होता है, लोकसभा का ज़्यादा होता है। कितने साल के लिए होती है, 1 साल के लिए। इसके जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। और जो सदस्य होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट। मिनिस्टर क्या नहीं हो सकते, इसके मेंबर नहीं हो सकते। मिनिस्टर क्या नहीं हो सकते, इसके मेंबर नहीं हो सकते। अब देखो दूसरी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, 1921 से ये चल रही है यहाँ पर भी। अब इसमें कितने सदस्य हैं, 22 सदस्य हैं। 22 में से किसे है, 15 + 7। देखो अकाउंट है, अकाउंट मतलब ये देख रेख करेगी। क्या करेगी, देख रेख करेगी कि भाई पैसा कितना आ रहा जा रहा। पब्लिक अकाउंट है, उस पब्लिक अकाउंट में से कितना पैसा गया, कितना कहीं नहीं गया। तो इस वक्त मोस्टली काम क्या होता है, ऑडिट टाइप में होता है। ऑडिट मतलब जांचना कि भाई कितना पैसा कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। ठीक है। अब देखो जांचने में तो क्या है, दोनों को जा सकते हैं। तो इससे ये होते 15 तो होते हैं लोकसभा से, और ये 7 होते हैं राज्यसभा से। इनका कार्यकाल कितने का होता है, 1 साल का ही होता है। इलेक्टेड होते हैं ये भी, कैसे, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय एसटीवी। मेंबर क्या हो सकते हैं, मिनिस्टर मेंबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इसका काम क्या होता है, जो भी कैग होता है ना, कैग, उसकी रिपोर्ट्स को देखना होता है, रिपोर्ट्स की जांच करना होता है कि कैग ने रिपोर्ट सही की है नहीं की, ये पैसा खर्च हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद में होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक कमेटी ऑन पीएसयू, मतलब पब्लिक सेक्टर में जो कमेटी पीएसयूज है पब्लिक अंडरटेकिंग की, उनकी बारे में। इसमें कितने मेंबर होते हैं, सॉरी कब हुई है, 1964 में। कितने मेंबर होते हैं, 22। भाई 15 + 7 ये लोकसभा से और ये राज्यसभा से। देखो लोकसभा में मेंबर ज़्यादा है तो इसलिए उनसे 15 ज़्यादा मेंबर है, 15 लिए, और राज्यसभा में मेंबर कम है तो उससे 7 लिए।
अब इसमें क्या होता है, इसमें भी वही है कि इनका भी चुनाव होता है। काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो पब्लिक सेक्टर है, PSUs है, उनकी जांच करना पैसे की, तो किसने कितना पैसा खर्च किया। भाई इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। मिनिस्टर मेंबर हो सकता है कि नहीं, मिनिस्टर नहीं हो सकता। तो ये हमने क्या देखा, पार्लियामेंट की जो इम्पोर्टेंट कमेटी थी वो देख ली। इसके अलावा भी बहुत सारी कमेटियाँ होती हैं, बहुत सारी कमेटियाँ होती हैं, परंतु वो क्या है हम डिटेल में देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए क्या आज के लिए हम इतना ही करते हैं। और कभी अगर जरूरत पड़ी तो देख लेंगे, नहीं तो आप अपने नोट्स में से उनको देख सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।